नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको उपयोगी साबित होंगे। आपके आने वाले भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपका लेवल फर्स्ट है, तो निश्चित ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और बढ़ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप अपना उत्तर यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से दे सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हम बात करते हैं वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश की, तो यहाँ पर जापान, गुजरात, चीन या फिर ये सभी देश इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, चीन। जी हाँ, चीन यहाँ पर वो देश है जहाँ पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वैश्विक तापमान के कारण कौन कौन से हैं। यदि यहाँ पर देखते हैं औद्योगिकरण, वनों का विनाश, जीवाश्म ईंधन या फिर सभी। तो देखिए, यहाँ पर बात वैश्विक तापमान की हो रही है ना, कि पूरा जो हमारा विश्व है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से जो तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसका जो मुख्य कारण है वो कौन सा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो मुख्य कारण है वो होगा यहाँ पर सभी, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरण का प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण को हम क्या कहते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर दोनों, या फिर डी है यहाँ पर रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो देखिए, यदि यहाँ पर हम बात करें उस प्रदूषण की जो कि परमाणु रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में होता है, तो उस प्रदूषण को हम कहते हैं ऑप्शन डी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। जी हाँ, रेडियोधर्मी प्रदूषण उसे कहेंगे और इस प्रदूषण के कारण रेडियो विकिरण जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, जिसके कारण लोगों को कई प्रकार के रोग जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। यदि बात करें इनके रोग की, टीबी, कैंसर या दोनों, या फिर डी है सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इससे टीबी, कैंसर दोनों ही प्रकार के रोग जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है। तो गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है। राज्य नदी घोषित किया, राष्ट्रीय नदी घोषित किया, सरकारी नदी घोषित की है, और डी है यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो बी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चमड़ा उद्योग कहाँ पर है। तो चमड़े उद्योग की बात करें तो नागपुर, गुजरात, उड़ीसा, कानपुर। तो जो चमड़ा उद्योग है ये है विकल्प डी, कानपुर में, और इसी के कारण जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है। तो सर्वाधिक जल प्रदूषण जो होता है कृषि जल प्रदूषण से, औद्योगिक जल प्रदूषण से, या फिर ध्वनि प्रदूषण से, या फिर हम कह सकते हैं इन सभी से। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषण होता है वो होता है औद्योगिकरण जल प्रदूषण, है ना। मतलब औद्योगिकरण के कारण से जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस की मापक इकाई डेसिबल है। तो यदि हम कहें हवा, ध्वनि, पानी, या फिर डी है कोई नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेसिबल जो होती है ये ध्वनि की इकाई होती है, साउंड की इकाई होती है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कितने डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो मानव कर्ण को क्षति पहुँचा सकती है। तो देखिए, यदि हम कितने डेसिबल की बात करें तो 60 डेसिबल तक ध्वनि होती है, उसमें सामान्य हम बातचीत करते हैं वहाँ तक सीमित होती है। पर 60 से जैसे से ऊपर जाएगा तो वो कुछ हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, और 90 डेसिबल से हमें ऊपर जाते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस से लगाया जाता है, या जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस से पता करते हैं। तो यहाँ पर मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसी की सहायता से जल प्रदूषण का पता चलता है। तो बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आदि हैं। तो ये क्या है, कार्बनिक, अकार्बनिक, ए बी दोनों, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो हैं ये सभी कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
पर्यावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस जो हैं ये किस प्रकार के तत्व हैं? विषैले पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक या भौतिक तत्व? तो यहाँ पर इन्हें हम कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं अकार्बनिक होंगे। विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के जैविक घटकों की यदि हम बात करें तो उत्पादक एवं अपघटक, या फिर अपघटक एवं उपभोक्ता, या उपभोक्ता एवं उत्पादक, और डी है उपरोक्त सभी। तो यदि हम बात करें पर्यावरण के जैविक घटकों की तो इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों ही शामिल होते हैं। अब तीनों तो यहाँ पर दे नहीं रखे, दो दे रखे, तो हमारा उत्तर बन जाएगा डी वाला, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी में सभी आ जाएंगे, चाहे वो उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक कुछ भी हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम उत्तर का चयन यहाँ पर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसमें, पर्यावरण सफोकेशन क्या है? तो पर्यावरण सफोकेशन की बात करें तो अग्रलिखित तीनों हैं, या फिर जल में खाद्य पदार्थों की कमी का जीवों पर प्रभाव, सी है यहाँ पर जल की कमी का जीवों पर प्रभाव, और डी है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। तो यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर जो प्रभाव होता है उसी को हम कहते हैं पर्यावरण सफोकेशन। तो डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, नागपुर, लखनऊ, कराची? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो है विकल्प ए, नैरोबी। तो विकल्प ए इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित है? टेरिडोफाइट, द्विबीजपत्री से, जिम्नोस्पर्म से, या डी है एक बीज पत्रियों से? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ये संबंधित होंगे जिम्नोस्पर्म से। विकल्प सी जो होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, देखिए इसे नीरी के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी ऐसे प्रश्न हमसे पूछ लेते हैं कि नीरी कहाँ स्थित है। तो नीरी का मतलब ये है NEERI, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, और जयपुर, कानपुर, नागपुर, जबलपुर, तो ये स्थित है यहाँ पर विकल्प सी, नागपुर में ये स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एरोमापैथी जो है शब्द किससे संबंधित है? यदि बात करें शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, और सी है दोनों, और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। बी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के आरोग्यकारी गुणों एवं स्वभाव के बारे में सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया? तो यहाँ बात करें हम अथर्ववेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, या फिर ऋग्वेद की, तो सबसे पहले ये वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन डी इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा पुरस्कार भी है। तो अमृता देवी पुरस्कार जो है ये राजस्थान में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होगा पर्यावरण के क्षेत्र में। तो विकल्प ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल 2016 को वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किस राज्य में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश? तो यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश में पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सन 2006 में किस राज्य सरकार के द्वारा जल अभिषेक अभियान जो था प्रारंभ किया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर डी है मध्य प्रदेश? तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य में जलाभिषेक अभियान जो था ये प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 ये संबंधित है किससे? पर्यावरण संरक्षण से, कीटों के संरक्षण से, सी है कोई नहीं, और डी है ए और बी दोनों? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होगा। विकल्प ए इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों के नाम बताइए। तो प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की संघनता, या फिर सी है तापमान, और डी है उपरोक्त सभी?
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और जल इन सभी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। हालांकि इसमें जल दिया नहीं है, पर जल आता है तो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में समस्त जैविक और अजैविक तत्वों से अंतर संबंधित समुच्चय को क्या कहते हैं? तो देखिए जैविक और अजैविक तत्व आ रहे हैं, मतलब पर्यावरण बन रहा है, और पर्यावरण कहीं एक क्षेत्र से संबंधित है तो हम उसे पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, पारिस्थितिक तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जीव जंतु और अणुजीव पर्यावरण के किस तत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अजैविक तत्व, जैविक तत्व, और सी है भौतिक तत्व, और डी है यहाँ पर ए और बी दोनों। तो देखिए जीव जंतु और अणुजीव जो हैं ये पर्यावरण के क्षेत्र के जैविक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो बी विकल्प जो होगा ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण के सभी तत्वों में रिक्त स्थान का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जो मानव को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो पर्यावरण के सभी तत्वों में रिक्त स्थान में किसका चयन कर सकते हैं? समूह वनस्पति, जीव जंतु का, आचार विचार का, जलवायु का, लोक रीतियों का। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों में परस्पर निकाय कि एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है अन्योन्य क्रिया के द्वारा या फिर न्योन्य क्रिया के द्वारा, उपरोक्त दोनों के द्वारा, और यहाँ पर डी है कोई नहीं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही ऊर्जा का प्रवाह होता है एक घटक से दूसरे में। तो विकल्प ए इसके लिए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी तत्व सौर प्रकाश या सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रिक्त स्थान में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये गतिज ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या डी है सभी। तो स्वपोषी से मतलब होगा पौधे जो होते हैं हमारे पेड़ पौधे, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तो विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा मिसप्रिंट था, उसके बदले हम देख रहे हैं अगला एक और क्वेश्चन, अजैविक संगठनों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर अजैविक संगठन में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कौन शामिल होता है? चट्टानें, पर्वत हैं, या फिर इसी के साथ में हवा है, जलवायु है, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए अजैविक घटक के अंदर हम कह सकते हैं कि इसमें उपरोक्त सभी जो होते हैं ये शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।